मैं आपके साथ निधि शर्मा और आइए शुरुआत करते हैं नई और बड़ी खबर के साथ। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं धर्म और राजनीति की तरफ। चुनाव में धर्म का सहारा लेना बहुत गलत है। चुनाव हमेशा विकास और काम के मुद्दों पर लड़ना चाहिए। आज हमारे साथ ऐसी दो महान हस्तियां जुड़ी हुई हैं। पहली हस्ती गो प्रेमी मनीष आचार्य जी हैं। उनका कहना है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और धर्म के नाम पर वोट ना मांगे जाए। दूसरी हस्ती हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी, जो कि राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, जिनके चुनाव के आंकड़े सटीक होते हैं। उनके पास ग्राउंड के आंकड़े भी होते हैं। सुंदर और वर्तमान की एक समस्या को आपने इस प्रश्न में रखा है। आप ये देखिए कि जितने भी सरकारी विभाग हैं और सरकारी शिक्षक हैं वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं। क्या वो अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने का एक समाज में होड़ बन गया है। हम यहाँ आपके चैनल के माध्यम से भी ये आह्वान करना चाहते हैं कि सरकार ने सारी सुविधाएं दी हैं विद्यालयों में। जब बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे तो उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक क्या करेगा? वो बैठ कर जाते हैं। बहुत सारे विद्यालयों में मैंने देखा है कि शिक्षक आते हैं, चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी होती है और उनकी उस योग्यता का, उनके ज्ञान का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। और इसके एक तरफ प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल जो हर वर्ष अपनी विद्यालयों की ड्रेस बदल देते हैं, अपने विद्यालय में पुस्तकें नई नई ले आते हैं, वर्ष भर में गतिविधियों के नाम पर अपने पालकों से बहुत सारा पैसा लेते हैं। तो इन विद्यालयों के सामने एक बार इसको रिव्यू करना पड़ेगा। सरकारी स्कूल की तरफ हमें जाना चाहिए और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्वालिफाइड टीचर होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल में क्वालिफाइड टीचर नहीं है, पर आप प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की फीस का स्ट्रक्चर भी तो देखिए। सरकारी स्कूल में फीस नहीं लग रही है, प्राइवेट स्कूल में इतनी सारी फीस है कि 15,000 20,000 रुपये महीना गुरुग्राम जैसे महानगरों में हम लोग फीस दे रहे हैं। और उतनी फीस देने के बाद लोग ईएमआई पे अपना जीवन चला रहे हैं। यहाँ पे तो सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। हम चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट के इस मॉडल को अच्छे से यूज किया जाए। अभी अच्छे शिक्षक और अच्छे स्कूल भी बन रहे हैं, जिसको मॉडल स्कूल के नाम से बहुत सारी, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने बहुत सारे अच्छे विद्यालय चलाए हैं। मैं बिहार गया था पिछले बार, वहाँ मैंने देखे कि कुछ अच्छे मॉडर्न सरकारी अच्छे स्कूल्स हैं। तो सरकार और राज्य सरकारें काम कर रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अच्छे विद्यालय की स्थापना करें। और विद्यालयों में मैं निवेदन करूंगा कि सरकारी जितने भी महंगे के कर्मचारी हैं वो भी तो अपने बच्चों को पढ़ाएं। अपने शिक्षक, कम से कम शिक्षक जो उसमें पढ़ाते हैं, यदि उन्हें गर्व है कि उनका ज्ञान है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? तो अपने बच्चों को वहाँ भेजें। हमें सी बात यह है कि आज प्रदेश में 15,500 सरकारी स्कूल हैं। एक पहली बात तो ये है, अगर सभी को भेजना है तो इनकी संख्या बढ़ानी होगी, जो फिलहाल सरकार के बस की बात नहीं है। दूसरी बात ये है, अगर प्रोत्साहन देना है और दोबारा वैभव लाना है तो आपको सरकारी नौकरी में और जहाँ भी जो प्रिविलेज देनी है, तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चों को प्रिविलेज देनी पड़ेगी। आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 10 नंबर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ताकि क्रेज बढ़े वहाँ पे जाने का। और मैं तो ये हतप्रभ हूँ कि जो व्यवसायीकरण स्कूलों का हुआ था, अब धीरे धीरे कॉलेजेस में जो है ना निजी क्षेत्र वो पैर पसार रहा है, वो बहुत घातक सिद्ध होगा, क्योंकि वहाँ तो शिक्षा और ज़्यादा महंगी है। आपने देखा होगा 5-6 साल पहले तक ये था कि बच्चा स्कूल से निकल के सरकारी संस्थानों में का रुख किया करता, क्योंकि वहाँ पे बढ़िया टीचर थे, बढ़िया एटमोसफियर था। अब वो धीरे धीरे वो भी मलियामेट होता जा रहा है। इसमें हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 1980 आज़ादी से लेकर 1980 तक सरकारी स्कूल बड़े बढ़िया फल फूल रहे थे। और इवन जज का बेटा, जिला शिक्षा अधिकारी का बेटा, खुद टीचर का बेटा, रिक्शा पुलर का बेटा, किसान का बेटा, सभी सरकारी स्कूल में जाते थे, अच्छे रिजल्ट आते थे। लेकिन हुआ क्या कि सबसे पहले जो व्यापारीकरण हुआ वो स्कूल्स का हुआ। पॉलिटिशियन ने अपना पैसा प्राइवेट स्कूलों में लगाना शुरू कर दिया, उनके फ्रंटमैन आ गए और एक माहौल बनाया गया देश में कि अगर पढ़ाना है बच्चे को, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ। तो आज माइंडसेट ये है कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति भी ये सोचता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी। देश में जो कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय है वो श्रीमती राजीव गांधी को। तो उस समय विपक्ष ने विरोध किया था। खुद अटल बिहारी वाजपेयी एक बैलगाड़ी में कंप्यूटर का प्रोटोटाइप करके संसद की तरफ कूच किया था उन्होंने, और मजाक उड़ाया था कि ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं उनका विरोध हुआ था। धीरे धीरे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी शुरू हुई। लेकिन आपने जो
इस टाइम का डिजिटलाइजेशन कहा, ठीक है ना, जो पोर्टल बने। दिक्कत ये है आज के दिन हरियाणा के पोर्टल में खासकर कि उनको चलाने वाले तो ह्यूमन हैं, वो इतने उन पे वो लगा देते हैं ऑब्जेक्शन, सही बातों पे भी सरकार उन पे एक्शन नहीं लेती किसी भी ऑपरेटर पे। अगर एक भी ऑपरेटर पे एक्शन ले ले कि आपने ऑब्जेक्शन गलत क्यों लगाया तो सुधर जाएगा। सरकार यहाँ पे फेल हुई कि बात काफी हद तक जायज है कि खुद आत्मनिर्भर बने, लेकिन सरकार की मदद के बिना आत्मनिर्भर बनना असंभव है। वजह ये है, आप मान लिया खुद का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, अपना धंधा स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको दर्जनों सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है। आपको बिजली के लिए चाहिए सर्टिफिकेट, आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के चाहिए, आपको तरह तरह की पोल्यूशन की एनओसी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो उसमें जब अड़ंगे लगते हैं, जो लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म, उसमें वजह ये है कि हमारे जो अधिकारी हैं उनका जो माइंडसेट ये बन चुका है कि काम को रोका कैसे जाए। जब तक सरकार ये माइंडसेट नहीं बदलती उन अधिकारियों का कि काम किया कैसे जाए, तब तक आत्मनिर्भर होना असंभव है। देखिए, ज्योतिषी तो नहीं हूँ मैं सबके लिए, और ना ज्योतिष विद्या का इतना अध्ययन किया है। हाँ, लेकिन ये है आपने जो बात की है, क्योंकि भविष्य की तो वही बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, ये है कि हम जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, जो मूड है जनता का, तो उस पर तो हम चर्चा कर ही सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है लोकसभा में, अगर 2019 के मुकाबले हम देखें लोकसभा वाले, तो आप देखेंगे कि हर लोकसभा क्षेत्र में लाखों की लीड थी और कांग्रेस उसके आसपास ही नहीं थी सेकंड होते हुए भी। लेकिन अब क्या है कि 2-3 सीटों को छोड़ दिया जाए, बीजेपी की मैं बात कह रहा हूँ, करनाल को छोड़ दिया जाए, अपना ये फरीदाबाद को छोड़ दिया जाए, या फिर थोड़ा सा कह सकते हैं गुड़गांव को छोड़ दिया जाए। बाकियों में तो इतना नैरो मार्जिन है, या तो हारी गई या इतना थिन मार्जिन है। आप भिवानी मेदरगढ़ की सीट ले लीजिए, ठीक है ना, आप कुरुक्षेत्र की सीट ले लीजिए, तो मार्जिन बहुत थोड़े थे। तो ये एक इंडिकेट करता है कि जनता का मोह भंग हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम हर इलेक्शन में देखते हैं कि आगे जो आता है, हालांकि 2019 का जो इम्पैक्ट था वो इतना बुरा नहीं गया था कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि उस समय तो 79 जो विधानसभा क्षेत्र थे उसमें लीड ली थी भाजपा ने। तो इसका मतलब जो 4 महीने बाद इलेक्शन होने थे तो उसमें कम से कम 60 तो आनी थी, 50 तो आनी थी बीजेपी की, लेकिन वो 40 पे रुक गई। लेकिन इस बार हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने लीड ली है तो कांग्रेस की लीड घटेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस की लीड बढ़ेगी। मगर मैं ये तो हो सकता है कि अमेंडमेंट उन चीज़ों पे हो सकता है जिसपे सत्ताधारी दल भी राजी हो और विपक्ष भी राजी हो। कुछ जो होते हैं ना जनता के लिए जो फैसले होते हैं जनहित के लिए, तो वो हो सकते हैं। लेकिन आप ये करें कि सारा चेंज हो जाए, तो वो एक ही चीज़ से संभव है। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन जब बात खुली गई है वो होता है जन क्रांति से। जिस देश में संविधान को बदला गया है या एक प्रणाली को बदला गया है, उसमें जो राज करने की प्रणाली को, वो तो सिर्फ एक क्रांति से होता है। जब तक जन क्रांति नहीं होगी तब तक ये चीज़ नहीं होगी। मान लिया आप बदल देंगे, ये है ना, जबरदस्ती कोई बदल दे पार्टी, कोई नेता बदल दे, तो ये जरूरी नहीं कि वो मैं गुरुजी के पास गुरुजी अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। सारे जितने भी जनमानस यहाँ से सुन पा रहे हैं, आप लोग सब कठिन परिश्रम कीजिए। आप अपने जीवन में अधिकारों से अधिक कर्तव्य का पालन कीजिए। शिक्षा का क्या है? शिक्षा का एक ही मंत्र है, सा विद्या विमुक्तये। विद्या वो है जो मुक्त करे, उलझनों में उलझा दे, वो विद्या नहीं है। तो आप लोग शिक्षित होकर देश की, समाज की, राष्ट्र की अच्छे से सेवा कर पाए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम लोगों को स्थापित करनी है। हम लोग किसी एक की तरफ नहीं बढ़े कि मैंने पढ़ाई कर ली, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। आप स्वतः अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने लक्ष्य पर धीरे धीरे बढ़िए। स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने भी चलाई हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य कब रहेगा? जब अच्छा मन रहेगा। तो अच्छे और शरीर तो एक ही बात है, हम हर जगह कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर जो है धर्म का साधन करने के लिए, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। एक अच्छा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आप स्वस्थ रहेंगे तो
तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। एक और देखिए, एक ही और नारा अंत में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं सुधरूंगा तो यह संसार सुधरेगा। सुधार प्रारंभ होगा मुझसे, तो हमें सबसे पहले अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपने सुधार से अपने जीवन का प्रारंभ कीजिए, अपनी कुरीतियों को त्याग कर हम लोग एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएं, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएं, यहीं से प्रारंभ होगा।